सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी बेटे, आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी सर, आप क्या ठीक हैं? चलिए। अलहमदुल्ला सर, सब ठीक है। पेपर आप कब है? कब से स्टार्ट है आपको? आप मिल गई हैं वो रोल नंबर स्लिप्स? सर सबको नहीं नहीं मिली, सर, कुछ कुछ को मिल गई है। 20 को पहला पेपर है। 20 को पहला। ट्यूसडे को मुझे मिलनी है। आपको कहाँ पे बना है सेंटर आप लोगों का? अभी मुझे नहीं मिली सर। ठीक है। बाकी नहीं मिली अभी सर सर। मुझे मिल गई है। ये कहाँ पे है सेंटर बेटा आपका? सर मेरा फिरोजपुर रोड। कहाँ पे? फिरोजपुर रोड कच्चा वाली साइड पे। अच्छा अच्छा। चलिए कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक बेटे। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर होंगे। केमिस्ट्री इंशाल्लाह। के हवाले से आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। केमिस्ट्री में उसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, उसको अच्छे तरीके से देख के जाए। इन केस ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जब आप केमिस्ट्री के उसमें आपने कोशिश करनी है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर हैं उसको आपने अच्छे तरीके से देख लें, जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर है। ठीक है। और जो आपके पास फिजिक्स वाले हैं उसमें आप पेयर कौन सा कर रहे हैं? इफ्रा कौन सा पेयर कर रहे हो आप बेटा फिजिक्स में? मुझको मुझसे कुछ पूछना था। अगर कोई रेलेवेंट बात पूछनी है तो मुझसे पूछ, बेटा वरना बेटा आप मुझसे कौन सा पेयर कर रहे हैं फिजिक्स क्या कर? तो मुझसे पूछ। हाँ जी, मुर्गे में लड़का कौन सा कर रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चन वाला पेयर कौन सा कर रहे हैं? ये क्या जरूरत है? उसके लिए तो हम लोग काफी है ना। आवाज अरे आ रही है बेटा करीम, आप लोगों को? जी सर, आ रही है। मैंने कहा तो लॉन्ग मैंने क्वेश्चन सोचा कि क्यों सा पेयर कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का इंतजाम, आप बताएं। जो तुम्हें बहुत सर मैंने अभी हम लोग मतलब 1 2 3 का निगाह पेयर की किया है, और 7 8 और 9 का। इनको ठीक है। दो को बहुत अच्छे से वन किया है, टू थ्री बाकी और 7 8 9 बहुत अच्छा पेयर है। जी। कि 7 के न्यूमेरिकल हैं, वो 4 न्यूमेरिकल हैं जी। आपके। और एग्जाम्पल जी। 3 एग्जाम्पल हैं, मेरे एक एग्जाम्पल है, सॉरी एक एग्जाम्पल है, 4 आपके न्यूमेरिकल हैं।
और वही जी सबसे आसान न्यूमेरिकल है, उसमें क्या आएगा, सिंपल सा, कि भाई आपने सेल्सियस को फॉरेन में कन्वर्ट करें या फॉरेन को केल्विन में कन्वर्ट करें। जी तो एक ही उसका फार्मूला है आपके पास, TF = 9/5 TC + 32। तो सबसे आसान ये आपको ये चैप्टर 7। उसके बाद आपको जो चैप्टर नंबर 9 है, उसका आपके 2 से 3 मेरा ख्याल है टॉपिक है आपके चैप्टर जी नंबर 9 के। 2 से 3 टॉपिक है, बाकी सारा आपका कट है। बाकी बचते हैं आपके पास चैप्टर नंबर 8। 8 में से मोस्टली वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो 7, 8, 9 पेयर, और पहला दूसरा तीसरा पेयर, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे फिजिक्स के हवाले से। ये पेयर बहुत अच्छा है। बट इन केस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने फिजिक्स के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। और जो बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं, उनके आपने मोटे मोटे, आप अपनी किताब खोलें ना, ओपन करें, तो उस किताब के जो हेडिंग, बाद दफ़ा जो डेफिनेशंस होती हैं मोटी मोटी, वो लास्ट में आती हैं। वहीं से आपको जी सब बन जाता है। जैसे इसका यूनिट लिखें, और एमसीक्यूज में मोस्टली वो यूनिट पूछता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट सेकंड है, या आपके मौजूद है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, इसको क्या बोलते हैं, ये किसके बराबर है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। जो फिजिक्स के हवाले से न्यूमेरिकल, आप पहला जब भी आप फिजिक्स की तैयारी करें, सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि फिजिक्स के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, आपने पहले 2 घंटे के अंदर आपने फिजिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो अच्छे तरीके से रट लें। उसके बाद आप न्यूमेरिकल कर लें। और ये न्यूमेरिकल तब करते हैं जब आपका रात का टाइम हो, जब आपको नींद आ रही हो, 10, 11, 12 बज गए, अब आपको लग गया है कि भाई, आपको आइडिया हो रहा है कि भाई मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा पढ़ाई, तो अब आपके पास टाइम है कि आप क्या कर, उठा लो, न्यूमेरिकल उठा लो। आप हाथ से उसे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने का टाइम, बेहतर टाइम वो होता है। और सेकंड, न्यूमेरिकल जब भी करेंगे उसके फार्मूले और निशानी याद रखें कि इस सवाल के जी अंदर ना ये वाला न्यूमेरिकल लगेगा, और इस न्यूमेरिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कीमत ये होगी, प्रोटॉन की कीमत हमने पुट करनी है, या इसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केजी से इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप अपना कैलकुलेटर लेके जा सकते हो एग्जाम सेंटर के अंदर, साइंटिफिक भी लेके जा सकते हो, लेकिन वो वाला कैलकुलेटर लेके नहीं जाना जिसके ऊपर, या जो स्टोर कर सकता हो डाटा को। ठीक है। जहाँ तक बात है इसकी मैथ की, तो मैथ का आपने एक जी बात ध्यान में रखना है कि इसमें 15 से 20 नंबर का आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा है, 15 से 20 नंबर आपकी वो आएंगी, डेफिनेशंस आएंगी। 15 से 20 नंबर की डेफिनेशन, जो आपने लोगों ने अभी तक नहीं की होंगी। सर आइडिया। की नहीं है। गुड। तो 15 से 20 नंबर की आपकी डेफिनेशंस आएंगी। अब अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि डेफिनेशन कैसे करें और कौन सी करें, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जो आपकी बुक है ना, उस बुक के लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा डेफिनेशन दी हुई है, कोई तकरीबन 50 के करीब होंगी मैथ की। बुक के लास्ट में ग्लासरी जहाँ पे लिखी होती है, वहाँ पे 3 से 4 पेज आपके मैथ डेफिनेशंस के बने हुए हैं। उनको आप डेफिनेशन वो अच्छे तरीके से याद कर लें, तो वो आपको वहाँ से टैकल हो जाएगा वो। ठीक है। बाकी आपको मैथ का आपने इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कब करते हैं, जब आप पेयरिंग स्कीम अपने सामने रखें, और पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड आपने उसको लेके चलना है। और मैथ में एक चीज़ अपने याद रखें, हमेशा रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ के नहीं जाना। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ के जा रहे हो, मतलब आप मैथ का बिल्कुल सत्यानाश करके जा रहे हो। रिव्यू एक्सरसाइज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। उसकी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज करके जाने, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करके जाए, क्योंकि वहां से पेपर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन बनस्बत चैप्टर के अंदर से बनते हैं, बट अगर हम उसका देखें ना, मार्जिन देखें, तो आपका 40 से 50% जो पेपर है वो रिव्यू एक्सरसाइज से बनता है। मैथ की बात कर रहा हूँ। और मैथ में आपने फार्मूलाज कोशिश करें कि अपने एक पेज ले लें, उस पेज के ऊपर सबसे पहले अपने फार्मूला लिख लें सारे।
कि इस एक्सरसाइज के अंदर ये वाला फार्मूला लगेगा, इसके अंदर ये लगेगा, इसके अंदर ये लगेगा। और मैथ आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मोस्टली आपका चैप्टर नंबर 4 है, वो थोड़ा तंग करने वाला है, क्योंकि उसमें आपके पास आ जाती हैं साइन, टैन और टेंजेंट और थीटा। लेकिन वो अगर आपको फार्मूले याद हो जाए ना, वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी है। चैप्टर नंबर 4 है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चैप्टर 4 आपका ये वाला चैप्टर है, उसको भी अच्छे तरीके से देखें। ठीक है। मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से आपने उसकी पेरिंग स्कीम देख लें। आप उसमें से आपने कौन कौन से अच्छे से सवाल सर करने हमारा मुतालिया पाकिस्तान नहीं है। हैं। हाँ, इस्लामियात है आपका, बल्कि जी। क्योंकि आप इस्लामियात में आपने एक बात हमेशा याद रखें, उसमें भी पेरिंग स्कीम फॉलो होती है। उसमें से देखिए इस्लामियात के अंदर कहाँ कहाँ से आपका पेपर बनने जा रहा है। 100 नंबर का पेपर आपने ऐसे हल्के में नहीं लेना। इस्लामियात को, उर्दू को और इंग्लिश को, ये तीन वो वाहिद सब्जेक्ट हैं जहाँ बच्चे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। उर्दू बाल दफ़ा आपको लिखना नहीं आ रही होती, उसकी आप जब तक आप उसको प्रॉपर वे में नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप देखें ना आप मैथ को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन जब भी आपको उर्दू का पेपर आता है, आप इस्लामियात के पेपर आते हैं, आप ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, आप उस पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि वही सब्जेक्ट आपके नंबर गेनिंग आपको सब्जेक्ट हैं, आपको नंबर लेके देते हैं, आपको पोजीशन लेकर देने वाले सब्जेक्ट जो हैं वो यही हैं। इस्लामियात, मैथ, क्योंकि उसमें फुल बड़ा फुल नंबर आ सकते हैं। आपका बायोलॉजी, फुल बड़ा फुल नंबर आ सकते हैं। उर्दू, ये वो वाइज सब्जेक्ट है जहाँ पे उनको पता है कि मैंने यहाँ पे नंबर एक काटना है। आपने फुल बटा फुल भी लिखा होगा ना, अच्छे से अच्छा लिखा होगा, तो आपका एक नंबर काटेगा, फुल नंबर आपको देगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही मतलब आपने बस ऐसे ही खाना पूरी किया, फॉर्मेलिटी पूरी की है, अच्छे से नहीं लिखा, तो वो जहाँ उसने एक नंबर काटना था वहां पे उसने जबरदस्ती आपके 5 नंबर काट लेगा, और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो वो उर्दू को आपने ज्यादा तवज्जो से देखना है और उसको पढ़ना भी है। अगर आपने एक शेर की तशरीह करते वक्त अगर आपने शायर का नाम गलत लिख दिया, आपकी सारी की सारी वो उड़ा देगा, तशरीह गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई जब इसको शायर का नाम नहीं आता तो इसने तशरीह क्या की होगी। तो वो उनके पास लॉजिक होता है, लॉजिक ये है कि भाई इसको शायर का नाम नहीं आता, इसने तशरीह उड़ा उड़ा दो। जो सख्त चेकर होते हैं, एग्जाम में होते हैं, वो आपकी तशरीह उड़ा देते हैं, नंबर नहीं देते आपको। इसी तरह अगर आपने शब्दों का उन्वान ही गलत लिख दिया, आपने मुसन्निफ का नाम ही गलत लिख दिया, आप ऑटोमेटिकली आपके नंबर उड़ जाएंगे। क्योंकि उसके आधा दिमाग में बैठ गया है कि भाई इसको नहीं आता। शब्दों का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, इसमें आपने कोई कोताही नहीं करनी। सबसे पहला काम उर्दू में आपने यही काम करना है कि आपने शब्दों का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। इसका बेस्ट हल क्या होता है बाद दफा बच्चे ना पैराग्राफ की तशरीह नहीं कर पाते। उसका बेसिक सा हल है। उसका बेसिक सवाल ये है कि आप हर चैप्टर्स के ना सबक के आप वो याद कर लें। आप हर हर चैप्टर के खुलासे याद कर लें। जब आप खुलासा याद कर लेते हैं, आप आपको आइडिया हो गया कि ये इस चैप्टर से ये पैराग्राफ आया है, तो फिर आप क्या करें, कोशिश करें कि उस पैराग्राफ को थोड़ा सा उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलें, फिर अपना खुलासे का 2-3 पॉइंट लिख दें। फिर इस तरह आप क्या करते जाए, खुलासे को भी ऐड कर लें, लेकिन उसको ये ना उनको भनक लगने दें या उनको ये महसूस ना होने दें कि आपने खुलासा ही लिख दिया सारा। आपने मिक्स करके लिखना है पैराग्राफ को भी और उसको भी, और पैराग्राफ की वर्डिंग हो बहुत सेम नहीं करनी, थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिखना है, ताकि उसको प्रॉपर वे में आइडिया हो सके कि भाई बच्चे के अंदर ये कंटेंट राइटिंग या थोड़ा सा उसके अंदर जो लिखने की पावर है वो है, कैपेबिलिटी है, या आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये उर्दू में आपने खास ध्यान रखना है, जहाँ आपके 5 नंबर का, आप 3 नंबर की आपकी 1.5 नंबर की आपकी तशरीह होती है चाहे, लेकिन वो 1.5 नंबर, 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। क्योंकि उन्हीं ने आपका मेरिट हाई करना है। तो आपने, और वो अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देंगे, शायर का नाम गलत लिख देंगे, मुसन्निफ का नाम गलत लिख देंगे, तो वो उसके दिमाग में पहले बैठ जाता है कि भाई इसने उर्दू को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ,
वो फिर करता ये है कि आपको जो तशरीह की हुई है ना उसमें भी आपके आधा नंबर काट लेता है ऊपर से। आप क्योंकि मुसन्निफ के नाम के आपके तकरीबन 2 नंबर होते हैं, मुसन्निफ के नाम और सबक उन्वान के। तो अगर वो भी कट गए और तशरीह से भी आपने नंबर कटवा दिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। और साथ जहाँ पे आपने ऐसे कहानी स्टोरी लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है, कम लिखें, अच्छा लिखें, प्यारा करके लिखें। क्योंकि जितनी पेपर के ऊपर खूबसूरती होगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है पेपर। और जो एग्जामिनर होते हैं बाज़ दफ़ा वो चाय पी रहे होते हैं और फिर आपको पेपर चेक कर रहे होते हैं। 100 से 150 रुपए उनको मिलते हैं एक पेपर चेक करने के। तो अगर कहीं ना कहीं आप अपनी राइटिंग में कुछ एक होता है ना कि ड्रॉबैक छोड़ देंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ देंगे, तो वो आपके लिए फिर नुकसानदेह होगा। ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपके बायोलॉजी के पेपर की, तो मैं आपको पहले कहा कि अगर आपको आता है ना एक सवाल, उसकी डायग्राम भी आपको आती है, तो डायग्राम लाजमी बनाए, क्योंकि डायग्राम कंपलसरी होती है बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। और दूसरे सेंस में एक और चीज बात याद रखिएगा, जब भी आप बायो का पेपर अटेम्प्ट करने लगें, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 3 मिनट से 4 मिनट, इससे ऊपर का टाइम नहीं देना, और ना ही उस सवाल को आधे पेज से ज्यादा लेके जाना है। मैक्सिमम आधे पेज, और कोशिश करें कि उसको 3 से 4, 4 लाइनों में, 5 लाइनों में, 6 लाइनों में कंप्लीट करें। ज्यादा टाइम आप लगाएंगे तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, आपके बाकी सवाल छूट जाएंगे। कलाई में घड़ी पहन के लाजमी जाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग इज डैट कि हर सब शॉर्ट क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट मैक्सिमम आपने करने होते हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 45 मिनट्स। मतलब आपके पास 45 मिनट, 45 मिनट्स तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने में लग जाएंगे। अब एक एक सवाल और एक्स्ट्रा कर लें, ताकि ऐसा नहीं होता कि एक्स्ट्रा सवाल चेक नहीं होते, चेक होते हैं, बट आपने तभी एक्स्ट्रा सवाल करने हैं जब आपके पास टाइम हो। इसका बेस्ट हल क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, उसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं आप वो लिख लें। उसके बाद एक सवाल की जगह छोड़ के फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालें, ताकि जैसे ही आपको तो टाइम मिलता है आप दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 की जहां पे आपने स्पेस छोड़ी हुई थी वहां पे आके वो शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा हल कर लें। ठीक है। यूं नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, फिर 3 कर लें, फिर 4 कर लें, फिर आखिर में आगे आके फिर आप लिखें क्वेश्चन नंबर 2 का बकिया हिस्सा। ऐसा नहीं करना। ये चीज ना एग्जामिनर को इरिटेट करती है कि कितना अनप्रोफेशनल बच्चा है, कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो वो फिर आपके नंबर काट लेता है, आपका ना वो ग्रज निकालता है आपके नंबर काटने में। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपने एमसीक्यूज ठीक करनी है। एमसीक्यूज अच्छे से होंगी, ऑटोमेटिकली आपके नंबर, आपको मैंने वो मेरा ख्याल है आपको मैंने प्रोवाइड किए थे नोट्स, बायोलॉजी के हवाले से आपको नोट्स प्रोवाइड जी। किए थे। उसके अंदर कोई 200 एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड किए थे आपको। तो वो 200 एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लें। एमसीक्यूज आसान आती हैं, मुश्किल नहीं आती। और साथ जो एक्सरसाइज की एमसीक्यूज हैं, 4 से 5 एमसीक्यूज उधर से भी आ जाती हैं। ज्यादा नहीं आती, लेकिन 4 से 5 आ जाती हैं। तो हर चैप्टर की वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी याद करके जाएं। ठीक है। और जहाँ तक बात रही लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि जब आपके पास 50 मिनट्स पड़े हो ना, तो आप ज्यादा टाइम जाया किए बगैर अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम आप 10 से 12 मिनट लाजमी दें एक लॉन्ग क्वेश्चन को। बाल दफा बायोलॉजी में अगर आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बड़े देगा, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन वो देगा जो आ, बहुत छोटे होंगे, मतलब उनका आधे पेज के ऊपर जवाब होगा। और उन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन या दो ऐसे भी होंगे जिनको आपको पॉइंट के फॉर्म में जवाब लिखना होगा। ठीक है। मतलब उसके पॉइंट 1 2 3 4 7 8, जो आपको इस तरह का, आपको कोई आपका आपके अंदर अंदर है, जैसे फंक्शन है आपके, इस तरह के आपके पास अगर आता है कोई सवाल आपके पास मौजूद है, तो वो सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो नंबर गेनिंग आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन को 10 मिनट्स देना है, इससे ऊपर नहीं देना। और प्रॉपर हेडिंग के साथ, प्रॉपर डायग्राम के साथ,
बायोलॉजी में डायग्राम जो बच्चा बनाएगा वही कामयाब रहेगा, उसके फुल नंबर आएंगे। और बायोलॉजी में जिस बच्चे ने अपनी राइटिंग अच्छे से रखी वही कामयाब होगा। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले बात आपने याद रखनी है, रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स को अपने पेरेंट सेल से एक जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 10 आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला चैप्टर है। आपको लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी इसलिए ऐसे पढ़ा है क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर है। और 10 आप में से बच्चों ने कहा था 10 भी आपके लिए वीकनेस है, तो हम 10 को मैं इस वजह से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। There are two types of reproduction. First of all is that sexual reproduction and second one is that asexual reproduction. अच्छा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में फर्क क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इतना सा फर्क है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का होना बहुत जरूरी है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बच्चा पैदा होगा वो अपने पेट से अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन होगी। जब इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे सारे के सारे अपने वालदेन से एग्जैक्ट मिलते जुलते होंगे, कॉपी होंगे उनकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट्स काफी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उसमें स्पर्म और एग आपस में आ जाते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ इसमें गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे पॉइंट की तरफ, तो इसमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वालदैन और बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आप जितने भी कीड़े देख लें ना, कीड़े हशरात आपको एक जैसे नजर आएंगे क्योंकि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक स्लोअर प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होने वाला प्रोसेस है। इसको टाइम लग जाता है इसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये फास्टर है। बहुत कम समय लेता है, बहुत कम वक्त लेता है अपने बच्चे पैदा करने में। जब इनके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं वो स्पीशीज के अंदर, एक ही स्पीशीज के अंदर मौजूद होती हैं। जब जैसे कि हम आप लोग देख लें, आप जितने भी बहन भाई हैं, हम जितने बहन भाई सब एक से मुख्तलिफ हैं, हालांकि सब एक ही वालिद की औलाद है, बट सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन हो गई है। वेरिएशन कौन लेके आता है? मायासिस लेके आती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, बच्चे सारे के सारे कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। अब जब आपकी इस बुक के अंदर सबसे पहले जो मेंशन किया गया वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंशन किया गया है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਭਾਈ तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा इसमें मोस्टली क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास तीन तरह की जो आपके बुक के अंदर मेंशन है वो एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। आपकी जो बुक के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। ये आपको मैंने बताया वो भी है, आप लोगों को पता भी है। स्टेम वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, पहला ही वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि पौधे के जो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट वो रूट शूट्स लीफ होते हैं, स्टेम होती हैं, वो क्या करती हैं, वहाँ वहां से एक नया पौधा निकलता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। बडिंग बडिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जैसे यीस्ट है,
तो वो क्या करता है, उसके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल आउट ग्रोथ मैस निकल आता है, उससे एक नया पौधा, नया यीस्ट निकलेगा। तो हम पढ़ेंगे ये थोड़ा सा आगे आके हम। ये देखिए, आपके पास जो बाइनरी फिशन है, सबसे पहली बात है बाइनरी फिशन किसे कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, एक फिशन का मतलब टूट जाना, एक ऑर्गेनिजम्स का दो हिस्सों में टूट जाना और हर हिस्से से एक नया ऑर्गेनिज्म निकलना, ये बाइनरी फिशन कहलाते हैं। मोस्टली जो आपके बैक्टीरिया होते हैं और आर क्या होते हैं, ये मोस्टली बाइनरी फिशन के थ्रू अपनी जो ग्रोथ होती है वो करते हैं। ठीक है। अब दूसरे सेंस में अगर हम बात करें, ये आप डायग्राम में देखें, आपका ये जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला है, बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, ये बहुत छोटा सा है। अगर आप बुक में देखें तो ये बहुत छोटा सा है, एक पैराग्राफ है और साथ डायग्राम कंपलसरी है। तो डायग्राम आपके ये इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो आप कोशिश करें, ये जो स्लाइड्स के ऊपर मैंने मेंशन किया है ना, आप बेशक ये लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको नंबर भी दे देगा। इसमें सबसे पहला काम ये होगा, ये जो आपको सेल नजर आ रहा है बैक्टीरिया का, इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी सेल में वॉल है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होगी। ठीक है। जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपको सेल के सेंटर के अंदर ये एक ग्रोथ होगी। ठीक है। अंदर की तरफ ये दब जाएगा, उस जैसे ये दबेगा अंदर की तरफ, कुछ देर के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और एक सेल से, एक बैक्टीरिया से आपने दो बैक्टीरिया हासिल कर लिए। तो स्टेप वन क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। स्टेप टू क्या है, ग्रोथ ऑफ सेल। और स्टेप नंबर थ्री क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए, डीएनए अलग हो रहा है। और स्टेप नंबर फोर पे क्या है, सेल टूट जाएगा, सिपलेट टूट जाएगा और एक एक सेल से दो नए सेल बन जाएंगे। ठीक है। उसके हर सेल के एक नई सेल वॉल बन जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाइनरी फिशन थ्रू बाइनरी फिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना, बाइनरी फिशन है क्या। बाइनरी फिशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमेबा एंड बैक्टीरिया। इन दिस प्रोसेस वन पेरेंट सेल्स इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और बाइनरी फिशन अकर कब होगी, जब उनके लिए जो माहौल होगा वो फेवरेबल होगा। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, प्लेंटी ऑफ फूड होगी, वाटर होगा और सूटेबल टेम्परेचर होगा। तो ये आप देख रहे हो, ये बाइनरी फिशन अमेबा के अंदर है। तो आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल दी गई हैं, एक बैक्टीरिया की और अमेबा की। तो उन दोनों को अच्छे तरीके से देख लें विद डायग्राम। ये क्योंकि आप देखें ना, ये आपके पास अमेबा है, उसकी बॉडी के अंदर एक ये सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और बाद में ये एक न्यूक्लियस, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक न्यूक्लियस की दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद इनके सेंटर के अंदर ये दब जाएगा, और जैसे दबेगा तो ये एक उसकी बॉडी जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। ये आपका बडिंग का आपको नजर आ रहा है, द रिप्रोडक्शन विच अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। ये ये सेल है, और ये सेल्स के, इस सेल के ऊपर छोटी सी आपको स्मॉल आउटग्रोथ नजर आ रही है, जिसे बर्ड कहते हैं। ये बर्ड जो होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, और फैलने से एक चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हैं, और हर बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है। ये मोस्टली इसमें होता है। बस बट इन अदर केस स्पोर फॉर्मेशन आप जरा डायग्राम में भी देख रहे होंगे। इसके लास्ट में अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये स्पोर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पोर किसे कहते हैं, स्पोरेंचियम किसे कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर किसे कहते हैं, जरा आप डायग्राम में गौर से देखें। स्पोर कहते हैं छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर जो है आपको ये, जबकि ये जो आपको स्टॉक नजर आ रहे हैं ना, डंडी मोटी सी, इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ये डंडी। ठीक है। ये इसका इसमें एक और जबकि उस जिस स्पोर छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर होता है, जिस थैली में बंद होता है उसे चियम कहते हैं। और वो स्पोंचियम थैली जिस टहनी के साथ लटकी होती है, स्टॉक के साथ लटकी होती है, उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और हम इनके प्लांट की बात करेंगे तो उसकी जड़ें होती है, हैफी कहते हैं। तो जो इसकी हैफी है, नजर में आएगा, ये टिब्यूलर लॉन्ग ट्यूब लाइक जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसको बड़ा हैफी बोलते हैं। ठीक है। जी बेटे, नूर फातम बताएं कितने टाइप्स हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
मैथड्स किसने? सर 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बडिंग और है, स्पोर फॉर्मेशन और उसके बाद वो बडिंग। तो ये इसमें आपने याद रखना है नाम राइजोपस। ये एमसीक्यूज है। ये फंजाई का जो जीनस है वो क्या है? राइजोपस। ये एमसीक्यूज है, पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फाइलम कौन से है? ये जाइगोमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। और ये एक बार देख लीजिए ये ग्रो कैसे करते हैं। ये जो आपके स्मॉल ऑर्गो की जो आपको दाना स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये दाना स्ट्रक्चर जब नीचे गिरता है, हवा तेज हवा आती है ना, तो उस हवा के नतीजे में ये स्पोर फैलते हैं। जब स्पोर लंबा डिस्टेंस तय करके फैलते हैं, तो जहां पे ये जाएंगे और जैसे ही कंडीशन सूटेबल मिलेगी उनको, तो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस मेथड को स्पोर फार्मिंग कहते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर स्पोर फार्मेशन होती है। फिर कंडीशन का है, इसके अंदर टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। आपको जो माहौल हो वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी की तरफ थोड़ी सी नमी भी हो, खुश्की भी हो। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो स्पोरेंजियम है, जैसे ही प्रॉपर टाइम आता है ना, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम जिस थैली के अंदर स्पोर मौजूद है, उस स्पोरेंजियम फटती है। जैसे ही फटते स्पोर रिलीज होते हैं और हवा के जरिए और जहां जहां ये स्पोर जाते हैं, जैसी कंडीशन फेवरेबल आप उसको एलिमिनेट करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म जो में आ जाता है। अगला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक है क्या? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट है, वहां से नए प्लांट्स ओरिजिनेट होते हैं, जिन्हें आमतौर पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दिया जाता है। आवाज आ रही है बेटा? जी सर। आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। चले, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल सगर है। इस चैप्टर से आपके आखिरी 2 से 3 क्वेश्चन है। इतना ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम, इसके अलावा आपके पास आ जाती है वो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसकी डेवलपमेंट है, वो आप नेक्स्ट तरीके से करके चले जाइएगा। आपको ये सवाल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो सवाल डायग्राम के साथ। ठीक है। जो आप इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक हैं, वो आप अच्छे तरीके से करके तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम है, और ये याद रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 टाइप है, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल जो नेचुरल है वो आपके पास, आपको पता है कि वो कौन सी है। ठीक है। वो आपके पास ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम, लीफ और ट्यूबर्स हैं आपके पास। जबकि आपके पास जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो आपके पास ग्राफ्टिंग और कटिंग है, पेवंतकारी और कलमकारी। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसको भी अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। ठीक है। बाकी मेरे ख्याल ये थोड़ा सा मसला, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको रीड आउट करेंगे। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज।
ले, छोड़ दो उसको।